Okay, thank you so much, first of all, for inviting us to moderate this session. And मैं ये भी थोड़ा share करना चाहूँगा कि this is the third time we are knowledge partners to this event. And thanks to Ameya ji and Anil ji for their continuous support, and also kind of a pushing us कि आप इसका पार्ट बनिए, और इसका पार्ट बनने से उन्हें भी अच्छा लगता है, और ऑफ कोर्स वी ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. काफ़ी बार हम आई कम फ्रॉम अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो काफ़ी टाइम जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसको हम वैलिडेट भी करना चाहते हैं, और वो वैलिडेशन आप इस तरह की गैदरिंग में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ग्रास रूट पे किस तरह का काम किया जा रहा है. और हमारे सामने ऑलरेडी दो दिग्गज महान पर्सनालिटीज़ बैठे हैं जिन्हें कि सम्मानित किया गया है नेशनल पुरस्कार से. तो हम चाहेंगे कि उनसे भी हम थोड़ा और ज्ञान लें और अपने आप को भी सुधारें कि किस तरह से हम पानी की समस्या का उसके लिए सॉल्यूशन जनरेट कर सकें. Before I invite panelists, just to set up a context for this discussion, ये जो सेशन है इसमें हम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल गोल्स इनकी बात करेंगे, और इनके बीच में लिंकेज क्या है. तो आपने देखा होगा कि और मुझसे पहले अर्चना मैम ने शेयर किया कि क्या समस्या वाटर सेक्टर की है इंडिया के अंदर. तो एक तो क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी हम लोगों की गतिविधियों से और बढ़ गया है, उसका जो कार्बन एमिशंस जो हो रहे हैं पर्यावरण में, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जैसे कि बाढ़, सूखा, उनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. तो एक तो वो कारण तो है ही. दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत वेरिएबिलिटी है जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं. तो जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर जैसी जगह है जहाँ 100 मिलीमीटर की बारिश होती है, बट हमारे यहाँ मौसिन राम भी है जहाँ पर 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है. और इस तरह का जो डिफरेंस है ज्योग्राफीज़ में, ये हम डील करते हैं. एंड जैसे कि उन्होंने ये भी फोकस किया कि किस तरह से पानी जो आता है हमारे पास वो सिर्फ मॉनसून सीज़न के अंदर आता है. तो वी नीड स्टोरेजेस. अगर हमारे पास स्टोरेजेस नहीं होंगे तो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और वो स्टोरेजेस छोटे बड़े डिपेंडिंग ऑन किस ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं उस तरह से हमें बनाने की ज़रूरत है. अभी इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा फाइनेंसिंग के बारे में भी सोचना है. तो एक मैं आंकड़ा देना चाहूँगा आपको कि अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं कि 100% हमारे यहाँ जो घर हैं उनके अंदर पानी का कनेक्शन हो और उनके अंदर टॉयलेट्स हों, तो वर्ल्ड लेवल पर हमें लगभग 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की नीड है 2030 तक. हर साल 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमें स्पेंड करने चाहिए. लेकिन ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच, और जो गैप है वो गैप कुछ 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का है. तो काफ़ी गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी. और दूसरी समस्या क्या है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो भी जाता है वहाँ ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बहुत समस्या है. तो आपने देखा होगा कई जगह, मतलब हमारे यहाँ ग्रास रूट और जो लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि कैनाल सिस्टम है, लेकिन कभी कभी वो कैनाल सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर सिल्टेशन हो जाता है या कचरा टाइम से साफ़ नहीं हो पाता है, तो वो जो वॉल्यूम कैरी करना चाहिए वो कैरी नहीं कर पाता है. उसी तरह जो हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम है, वहाँ पर भी समस्याएं हो जाती हैं, लीकेज की समस्या हो जाती है, या पानी प्रदूषित हो जाता है, कभी कभी हम उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं और वही प्रदूषित पानी हम फिर सप्लाई भी कर देते हैं. तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी हमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है. अभी इसी चीज़ पर विचार करने के लिए मैं अपने एस्टीम पैनलिस्ट को यहाँ बुलाना चाहूँगा. सबसे पहले श्री नितिन खड़े जी, जो कि आईएएस हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सर आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर. इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिस अरुंधति दास, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर केपीएमजी कंट्री हेड गवर्नमेंट वर्टिकल्स हैं. मोस्ट वेलकम. इसके बाद श्री कृष्ण त्यागी जी, जो कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर डिवीजन से हैं, जीआईजी इंडिया में ये काम करते हैं. प्रोफेसर रेमंड, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, सावित्रीबाई फूले, पुणे यूनिवर्सिटी. प्रोफेसर रेमंड, मोस्ट वेलकम.
and Dr. Victor Shinde, who's head for water and climate at National Institute of Urban Affairs, जो कि महुआ के अंडर एक पॉलिसी थिंक टैंक है. Victor, most welcome to you as well. हैंड माइक मिल सकता है? हैंड माइक. सबसे पहले मैं नितिन खड़े जी को बुलाना चाहूँगा. ऑफ कोर्स ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में, और हमने ये भी देखा है कि कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है इंडिया के अंदर. सो व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज जस्ट वाटरशेड मैनेजमेंट, देन इट बिकम वाटरशेड प्लस, और अभी ये PMKSY के अंदर इसका जो इंटरवेंशंस हैं वो किए जाते हैं. नितिन जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है इवॉल्व हुआ है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर, और उसका इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कोर्स. एक तो है कि वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव कैसे हो रही है, और दूसरा ये भी है कि क्या लाभ हो रहा है जो लोग वाटरशेड मैनेजमेंट का पार्ट बन रहे हैं, उनके लाइवलीहुड्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं. क्योंकि अगर पानी की जो उपलब्धता है, अगर पानी ज़्यादा मिलना शुरू होता है, या जब ड्राउट्स रहते हैं उसमें भी अगर पानी अवेलेबल होता है, तो ऑफ कोर्स वो लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है. नितिन जी, ओवर टू यू फॉर योर रिमार्क्स. सभी जल प्रेरियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मेरे दोस्त श्री अमेय साठे, उनके सहयोगी पद्मश्री श्री लक्ष्मण जी, श्री पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और श्रोतागण. मेरे पहले के वक्ताओं ने पानी की उपयुक्तता पे काफ़ी विस्तृत से हम सबको संबोधित किया है. वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, इस विभाग के इस दायित्व के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ. आप सब लोग जल प्रहरी है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए, सबके लिए, फिर वो जल शक्ति मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारा लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उसमें हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीज़न, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जन भागीदारी से जो जल प्रहरी का ये जो इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने बनाया है, और इसके थ्रू जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो एक्सपेक्टेड है, यानी गवर्नमेंट और कम्युनिटी मिलके हालात को बदले, इसके लिए ये जो प्रयास चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है. हमारा जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो भी कम्युनिटी लेड अप्रोच के ऊपर बेस किया गया है. लक्ष्मण जी ने जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट किया है उनके एरिया में, पोपटराव पवार जी ने जैसे किया है, पालीवाली जी ने जैसे किया है, कि गांव वालों को साथ में लेके, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके, फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के टेक्निकल सहयोग से वाटरशेड प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल किया है. आज मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि 2008 के बाद से लेके आज तक हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट में लगभग 3 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर किया है. तो भारत को अगर हमें सूखा मुक्त करना है, साथ ही साथ सस्टेनेबल तरीके से करना है, तो उसका बहुत किफ़ायती इलाज है वाटरशेड. हम सबको पता है कि वाटरशेड के जो काम है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वो बहुत कम कॉस्ट में होते हैं, और साथ ही साथ इकोलॉजिकली भी वो बहुत फ़ायदेमंद है. तो हमारा जो WDC-1 जो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ 2021, उसके इवैल्यूएशन में ये पाया गया है कि
लगभग 70% तक जो किसानों की आमदनी थी, वार्षिक आय, वो 70% तक इंक्रीज हुई है। फिर प्रोजेक्ट एरियाज में जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो लगभग 40% तक इम्प्रूव हुआ है। और ये जो हमारा अप्रोच है कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, हम चेक डैम बनाते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, पर्कोलेशन टैंक बनाते हैं, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि सॉइल और पानी दोनों कंजर्व हो। ये सब सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट एरिया के बाउंड्री में इसका फ़ायदा नहीं होता है। जब पानी रिचार्ज होता है तो वो एक्वीफर तो बाहर भी जाता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित है वो है 3,40,00,000 हेक्टेयर एरिया, लेकिन उसके बाहर के एरिया को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम सब लोग, कम्युनिटी, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके काम करते हैं, तो हमारी इन योजनाओं से किसानों को खेती का पानी तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन जैसी जो पीने के पानी की सुविधा देने वाली जो स्कीम्स है, उनका जो सोर्स है, उनके जो वेल्स है, बोर वेल्स है, जहाँ से वो पीने के पानी के लिए पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिचार्ज करने में हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, वाटरशेड वर्क्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा तभी वो वाटर सप्लाई स्कीम जो है, जो सबके लिए घर घर में पानी दे रही है, वो सस्टेन होगी। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का ये इम्पोर्टेंस है। हमने पिछले ये लगभग 2008 से आज तक ये 15-20 साल में हमने 8,69,000 इतने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इतने चेक डैम बनाए हैं, इतने, यानी ये सब कुल मिला के है, लेकिन उसमें चेक डैम है, पर्कोलेशन टैंक्स है, ट्रेंचेस है, फार्म पॉन्ड्स है। सो वी कैन इमेजिन द स्केल। इतना इसमें बहुत अच्छा तरीके का काम हुआ है। और साथ ही साथ इसमें जब हम रेन फेड ज़मीन को या बंजर ज़मीन को हरियाली उस पर लाते हैं, उस पर ग्रीन कवर लाते हैं, तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम है वो उससे होता है। हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर लैंड अनकवर्ड रहे, लैंड पे कोई ग्रीनरी नहीं है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, तो नेचुरली वो लैंड कार्बन एब्सॉर्ब नहीं करेगी, कार्बन इमिट ही करेगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। तो हमारी स्कीम से ये गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, इसके कारण जो वहाँ जो पानी की उपलब्धता हुई है उसके कारण किसानों की आर्थिक प्रगति तो हुई है, उसके साथ साथ लेकिन जो पर्यावरण का रक्षण है वो बड़े पैमाने पे हुआ है। और हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसके पहले भी आप सबका सहयोग मिला है, हम चाहते हैं वो और मिले। हम कम्युनिटी को साथ लेके अपने ये स्कीम्स और अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी 5 साल बाद जब वो काम कंप्लीट होता है तो हम वहाँ से अलग जगह पे चल पड़ते हैं, ग्राम पंचायत को वो एसेट्स हैंड ओवर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसकी बाद में देखभाल करें, सब लोग मिलके उसको अडॉप्ट करें। कुछ फंडिंग हम भी देते हैं, कुछ कम्युनिटी भी अपनी तरफ से इस पे ध्यान दे, सो दैट ये स्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो। हमारा एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि 5-10 साल बाद हमारे ये स्ट्रक्चर्स किसी में सिल्टेशन हो जाता है, किसी का कुछ डैमेज हो जाता है पार्ट कोई चेक डैम का, तो इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, जिसकी देखभाल है, वो भी हम सब ने मिलके करनी चाहिए। हम अपने स्कीम में इसके लिए कुछ ज़रूरी जो बदलाव है वो कर रहे हैं। रिसेंटली हमने MG नरेगा के गाइडलाइंस में इसके लिए बदलाव किया है। अब तक MG नरेगा के अंडर इन कामों का मरम्मत नहीं होता था, हमने उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी गाइडलाइंस वैसे बदल दी है। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी भी अपनी तरफ से इसमें सहयोग दे। ये काम अल्टीमेटली सारे कम्युनिटी को बेनिफिशियल है, तो इनका अगर हम सस्टेनेबिलिटी बढ़ा देंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमें और ज़्यादा लंबा टाइम और ज़्यादा अच्छा सर्विस देंगे। हमें ये मैंने बताने की बहुत ज़रूरत है कि सारे डिपार्टमेंट मिलके हम कॉन्वर्जेंस मोड में यहाँ काम कर रहे हैं। हम पानी उपलब्ध कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन दे रहा है या
हॉर्टिकल्चर लगाने के लिए वहाँ हमारे फार्मर्स को सैपलिंग दे रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि हमारा इनकम है कि सस्टेनेबल तरीके से लैंड डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ हमारे फार्मर का इनकम बढ़े। तो उसके इनकम को बढ़ाने के लिए जो बाकी डिपार्टमेंट है उनका सहयोग हम लेते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या दूसरे और कोई डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, उनकी जो स्कीम है वो हम कन्वर्ज करते हैं। वहाँ पे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं। फार्मर के हाउस होल्ड का इनकम अगर महीने का 5,000 रुपये भी बढ़ जाए अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, तो भी वो एक बड़ा अमाउंट होता है। ये जो पैसा वो इकट्ठा होगा, बचत होगी, उससे वो अपने खेती में कुछ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे प्रोजेक्ट एरिया में लगभग 20% तक एरिया हॉर्टिकल्चर यानी जो हमारा बागान का खेती है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किसान है जनरली वाटरशेड प्रोजेक्ट के अंडर का, वो यानी रेनफेड एरिया का किसान है, वो इरिगेटेड एरिया का किसान नहीं है, उसकी आमदनी पहले से बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि उसको इरिगेटेड एरिया के फार्मर के लेवल पे लाना है। तो उसको अगर वो फूड ग्रेन ही करता रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पार्ट पे फूड ग्रेन करे, यानी एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट पे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे। उसके पास अगर 3 एकड़ खेती है तो 1 एकड़ पे वो फूड ग्रेन करे, 1 एकड़ पे वो हॉर्टिकल्चर करे, 1 एकड़ पे अपना डेयरी या और कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड उसको करना है तो करे। तो हम चाहते हैं कि हर किसान थोड़ा बहुत तो हॉर्टिकल्चर करे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो इनकम है वो फूड ग्रेन में नहीं है और उसके बगैर वो उस लेवल पे आ नहीं पाएगा। वो जो उसके लिए जो लीप फ्रॉगिंग है, जो क्वांटम जंप उसको लेना है, तो हमारी ये भी कोशिश चल रही है। तो हम वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा सिर्फ खेती के पानी के लिए नहीं, लाइफ स्टॉक के पानी के लिए, साथ ही साथ हम जो पीने का पानी है उसमें भी योगदान दे रहे हैं। और एक नया योगदान हम आजकल दे रहे हैं कि स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट। हमें पता है कि हमारे देश में जो ये हिमालयन रीजन है उसमें लगभग 30 लाख स्प्रिंग्स है। पूरे कंट्री में नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख स्प्रिंग्स है। अब किसी कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, ये 50 लाख में से लगभग, यानी जो 30 लाख है हिमालयन रीजन में, उसमें के हाफ 15 लाख ये सूख चुके हैं या सूखने के कगार पे है। और ये जो यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हमारे देश बंधु हैं, इन सबको समर सीजन में पानी की कमी पड़ जाती है। यानी बारिश में तो बहुत पानी है लेकिन सारा बह जाता है। तो इसके लिए हमने अब स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट नाम से एक नया एक्टिविटी स्टार्ट किया है। वाटरशेड जैसे ही काम वहाँ होते हैं, स्प्रिंग का जो रिचार्ज एरिया होता है वो लोकेट किया जाता है। वहाँ पे पर्कोलेशन टैंक, पर्कोलेशन पिट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे बोल्डर चेक डैम बनाए जाते हैं और उस स्प्रिंग जो एक्वीफर उस स्प्रिंग को पानी देता है उसको रिचार्ज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा वाटरशेड से एक थोड़ा नया चीज़ होता है। वाटरशेड में हाइड्रोलॉजिस्ट का रोल लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पैरा जियो हाइड्रोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग तो ज़मीन कहाँ, यानी ज़मीन के अंदर एक्वीफर कहाँ से निकल रहा है और कहाँ वो पानी बाहर आ रहा है, स्प्रिंग का फ्रैक्चर कहाँ है, ये थोड़ा सा स्किल अलग टाइप का है। तो स्प्रिंग शेड में हम ये अलग से करते हैं और हम ये अभी लगभग ये मेथड यूज़ करके 2700 स्प्रिंग को रिज्यूनेट किया है हमने इन हिमालयन स्टेट्स में। और वहाँ हमने देखा है कि जो पानी का बहाव था, वो जो स्केल थी, वो 3 टाइम तक बढ़ा है। पानी का जो डिस्चार्ज वॉल्यूम है, जो स्प्रिंग सिर्फ साल के 4 महीने बहते थे और वो 12 महीने बहने लगे हैं। तो स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अब ये नया काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत जल्दी हम बड़े कदम उठाने वाले हैं। अब इसके साथ साथ मुझे आप सबसे और एक अनुरोध करना है कि पानी को तो बचाना है, लेकिन ज़मीन यानी मिट्टी को भी बचाना है। वैसे हमारे डिपार्टमेंट का नाम है लैंड रिसोर्सेज, तो मिट्टी हमारा मेन कोर डोमेन है, लेकिन ऐसा है कि अपने देश के पास ज़मीन बहुत कम है पर कैपिटा, हर प्रति आदमी के हिसाब से। ग्लोबल एवरेज है 1 हेक्टर 73 आर पर पर्सन, लेकिन इंडिया में वही है सिर्फ 23 आर, यानी लगभग 1/7 1/8 इतना कम है। फिर ऊपर से वो जो 23 आर है उसमें का 30% डिग्रेडेड है, यानी जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसलिए हम उसमें काम करते हैं कि ये 30% जो लैंड है अपने देश की, लगभग आप समझ के चलिए कि 9 करोड़ 70 लाख हेक्टर ज़मीन ये डिग्रेडेड है। तो इसमें कि हम ऐसे मान के चले कि 5.5-6 करोड़ हेक्टर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन 4.5-5 करोड़ जो ऐसी ज़मीन है कि जो नॉन फॉरेस्ट है और डिग्रेडेड है। तो हमें इसको कैसे सस्टेनेबल तरीके से उपजाऊ बनाना है, उपजाऊ बना के जो देश की फूड सिक्योरिटी है, बढ़ने वाला पॉपुलेशन है, फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका साइज़ कम होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन सिटीज़, सेंटर्स, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है। तो हमें साथ ही साथ दूसरा जो डिग्रेडेड लैंड है उसको कल्टिवेबल करके एग्रीकल्चरल लैंड के किटी में उसको ऐड करना है, सो दैट हमारा फूड सिक्योरिटी बना रहे। और फिर मैंने इकोलॉजिकल रीज़न तो बताई ही है। तो ये काम हमें करना है, और इसको करते करते हमें जो सॉइल का क्वालिटी है उसको भी, यानी मैंने जैसे बोला कि डिग्रेडेड क्यों हो जाती है सॉइल, क्योंकि जैसे ही उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाती है वो डिग्रेडेड हो जाती है। हम बंजर ज़मीन क्या बोलते हैं, पानी नहीं है भाई, या इसमें खेती क्यों नहीं होता है, पानी नहीं है। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दे गो हैंड इन हैंड। तो वाटर कंजर्व किए बगैर हम सॉइल को फर्टाइल या प्रोडक्टिव नहीं रख सकते। इसलिए हमारे लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को ये ज़रूरी बन जाता है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स करें, चेक डैम बनाए, पर्कुलेशन टैंक बनाए, ट्रेंचेस बनाए। तो ये हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक अपील है किसानों से भी कि आपके जो खेत है उसमें आप बांध बनाइए, खेतों के बाउंड्री पे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसा अनुमान है कि अगर बांध नहीं है खेत में तो 1 हेक्टेयर में हर साल बारिश के बाद 10 टन मिट्टी बह जाती है, और वो भी फर्टाइल टॉप सॉइल लेयर। और अगर इतनी फर्टाइल मिट्टी अगर बह के चली गई तो बाद में उसमें खेती नहीं होगी अच्छी, वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड नहीं रहेगा वो कि जिसको हम सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो अगर बांध बनाएंगे तो इससे सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं रुकेगा, बट जो बारिश का पानी जो वहाँ पड़ता है वो वहीं पे अंदर चला जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, और वो हमारा किसान भाई है जिसका वहाँ बोरवेल है या कुआं है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 4-5 महीने के लिए बारिश होती है, बहुत बारिश होती है लेकिन बह के चली जाती है, हम रोकते नहीं है उसको। तो अगर हम बांध बनाएंगे तो इससे ये 2 पर्पज सर्व होंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार तो इसको कर ही रहा है, लेकिन आप जैसे जल प्रहरियों के मदद से हम किसान भाइयों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप आपके हर खेत को बांध बनाइए, वो आपके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा और हमारे लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। आप सबके सहयोग से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय मंत्री जी शिवराज चौहान साहब के मार्गदर्शन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भारत को सस्टेनेबल तरीके से सूखा मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नितिन जी, अभी जो नितिन खड़े जी ने बात कही ना, खेतों में छोटा सा बांध बनाने, तो हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी हैं। उन्होंने अपने जो एक जखनी मॉडल जिसको कहा जाता है, खेत में मेड़ और मेड़ पे पेड़, तो उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। Thank you so much, Nitin ji, and it was really a kind of a very reflective talk, I would say. और आपने जो livelihood dimension highlight किया, आपने environmental dimension जो highlight किया because of the watershed development program, और convergence की जो आपने बात करी, I think ये बहुत ही important चीज़ें आपने highlight करी, and I'm sure कि जो हमारी audience है उनके कुछ क्वेरीज और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने रहेंगे, तो हम वो बाद में ले लेंगे। पहले हम सब पैनलिस्ट से थोड़ी विचार विमर्श कर लेते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट कि अपना जो इंटरवेंशन है वो 5 से 6 मिनट का रखिए। उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा टाइम मिलेगा कि हम अपनी ऑडियंस से भी थोड़ा वार्तालाप कर सकें। नितिन जी ने बहुत चीज़ों के बारे में बात करी, और एक्चुअली उन्होंने सिर्फ वाटर नहीं बट वाटर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सॉइल की बात हो, डेयरी की बात हो, क्रॉप की बात हो, क्रॉप वाटर मैनेजमेंट की बात हो, तो उससे बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया। एंड मुझे लगता है कि ये कुछ इकोसिस्टम सिक्योरिटी की तरफ भी हम बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वाटर सिक्योरिटी नहीं, कैसे हम अपने इकोसिस्टम को सिक्योर करें, कैसे अपने जो एम्बिएंट एनवायरनमेंट है उसको हम इम्प्रूव करें, उसकी तरफ इन्होंने बात करी। इससे रिलेटेड मैं कृष्ण जी से थोड़ा बात करना चाहूँगा। ये GIZ से आते हैं और इन्होंने
इनका एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको ये वाटर सिक्योरिटी कंपोनेंट से जोड़ते हैं एंड ये भी बहुत ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, किसानों के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे हम उनकी खेती को इम्प्रूव करें, कैसे हम इंश्योर करें कि वो पानी की जो मात्रा यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से करें और उससे रिटर्न जो है, क्रॉप जो रिटर्न है वो भी बने रहें। ऐसा ना हो कि क्रॉप का रिटर्न जो आता है, इकोनॉमिक रिटर्न आता है या इनकम जो आ रही है वो कम हो जाए। कृष्ण जी, थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं किसानों के साथ और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और थोड़ा आइडिया दीजिए कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए अगर हम इसको स्केल अप करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। नहीं, धन्यवाद नितिन जी। अब दोनों ही नितिन जी हैं। हाँ, क्योंकि इसमें एक एसडीजी भी है। अब जब हम कई नाम एसडीजी सुनते लगता है पता नहीं क्या बात है। एसडीजी 6 में वो कह रहे हैं हमें स्वच्छ और सेफ पानी मिले, हाइजीन सही हो, पोल्यूटेड ना हो, पानी की वाटर एफिशिएंसी बढ़े और इसको इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट करें। जो ये सारी बातें हमारी इसमें आ रही हैं और इकोसिस्टम बने, ये सब चीज़ें ही हमारे सुबह से अभी जब दोपहर से बात कर रहे हैं ये एसडीजी हैं। और ये एसडीजी 6 जो है उसके अलावा जितनी और एसडीजी 7-8 है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस एसडीजी को कवर करने के लिए कि जो आपने देखी फंड कम्युनिटी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रा कहाँ है? अब अलग अलग लगातार बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अगर हम अपने इंडिया में बोलें, जब अभी मैडम आई थी जो एमडी बोल रही थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अब पूरे भारत में जो हमारे जे सर बोल रहे थे 56 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जो अंडर फॉर्म डिग्रेडेशन है, जिसमें से कुछ हद तक वाटर सेट में इम्प्रूव हुई है। क्योंकि अगर हम इस ज़मीन के टारगेट को ही लें, और ये ज़मीन हमारे पास इसरो की जीआईएस लेयर के साथ में उपलब्ध है, कहाँ पे है, किस फॉर्म में है, जैसे एमडी मैडम के कहीं पे सैलिनिटी बढ़ रही है तो कहीं पे मिट्टी कट रही है, कहीं पे जलमग्न है, तो ये ज़मीन कहाँ है, इस ज़मीन को जब हमें पता होगा तो उस प्रकार से काम किया जा सकता है उस पर। तो ये हमारे लिए एक इंफ्रा है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और आज के टाइम पे इस मॉडर्न इलाके उसमें तकनीक में ये सब चीज़ें किस गांव में, कहाँ पे, किस पहाड़ में, किस कंडीशन में है, तो वो सब उपलब्ध है। तो जिसको हमें इंफ्रा देखना है। दूसरा जो वाटर बॉडी नेक्स्ट सेशन भी है, हमारे यहाँ पे 24 लाख वाटर बॉडीज हैं जिसका जियोटैग डाटा है, जिसके अंदर में अभी के दिन में 8.8 लाख हेक्टेयर उसका वाटर स्प्रेड एरिया है। तो हमें जो कहते हैं हमारे पास पानी रखने की जगह, इतनी जगह हमारे पास पहले से है, क्या ये हमने सही से उपयोग कर ली है? अगर नहीं किया तो हम क्या फंड, यहाँ पे कौन सा फंड लगाएं, कौन सा इस पर प्रयोग करें। इसके साथ में क्योंकि तीसरा जो हमारा, जैसे हमारे अंदर में रक्त की धमनियाँ हैं, नदी नाले हैं, भारत के अंदर में 4 मिलियन किलोमीटर की नदी नाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर से 8 ऑर्डर तक। ये सब जानकारी आजकल अवेलेबल है, कहाँ पे किस पे क्या किया जाए। क्या मिट्टी से वो भर गई है या वो कटान में चली गई है? चंबल में है तो वहाँ पे रिवाइंस है, यूपी में है तो वहाँ मिट्टी से भर गई है। तो किस कंडीशन में इस पे हमें इन्वेस्टमेंट पर जानना कि इंफ्रा हमारे पास है कौन सा। सबसे बड़ी बात जो अभी बात चले कि 85% हमारा पानी खेती पे जा रहा है, तो वैसे ही हमारे पास में कमांड एरिया भी है। इस टाइम भारत में 2.4 लाख किलोमीटर का कमांड एरिया नेटवर्क है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? पहले बना, वो अभी जर्जर अवस्था में है। जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे तब तक हम कितना पानी नीचे से कितना स्प्रिंकल ले आए उससे नहीं होगा। उसको हमें देखना क्या वो पानी सही जगह तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो पानी सही तक पहुंचने में पानी जमीन को खराब कर रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसको जो हमें ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए 2 प्रकार के मनी है, पैसा है। एक है सरकार का, सरकार के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर जैसे भी बात में है कि जैसे मैडम का जन भागीदारी वाली बात है। अकेला सरकार में ही, अकेले नरेगा में लास्ट ईयर का 1 लाख करोड़ पैसा खर्च हुआ है, जिसमें 60% पानी पे ही है। नितिन जी का विभाग में ही 8,000 करोड़ का आसपास बजट है जो वाटरशेड के लिए। जन जीवन मिशन में ही पूरे के पूरे अगर उसमें देखें तो 3 लाख करोड़ का हमारे उसके लिए पानी, उसके अटल भूजल के अंदर में 6,000 करोड़ और पीएमकेएसवाई में 1 लाख करोड़। तो इतना पैसा हमारे पास सरकारी योजनाओं में है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे CSR है जो मनी पैसा है। इस पैसे को इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाते हुए उसको अगर हम देखें, लेकिन जो जे सर ने बात करी कन्वर्जेंस, सरकार के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
क्या ये सारी जानकारी इन जल प्रहरी समोजा के पास पहुंच गई, कहाँ पे है, किसके गांव में है, कैसे करें, तो हम इस एसडीजी को उनको अचीव कर सकते हैं। इसी प्रयास में चलते हुए यहीं पे हमारे कुछ डीएम उन्नाव है, हमारे गाजियाबाद में है, सीडीओ सर भी बैठे हुए थे, सरपंच है तो राजस्थान से आए हुए हैं दिनेश जी और बीरबल जी। तो ऐसे बहुत सारे साथी उनके साथ में जो मिलके काम करें, क्योंकि हमने यही कोशिश की कि ये जानकारी है उनको जैसी प्रवृत्त कराई, उनकी प्लानिंग को इम्प्रूव कराया, कहाँ पे क्या योजना बने, तो उससे बहुत सारे बदलाव देखो चलते हुए आज यहाँ पे जल प्रहरी अवार्ड लेने वो लोग आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके अंदर अगेन दो इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं जो कृष्ण जी ने बोले। एक तो है कि मैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज, तो कुछ जगह पर हमने कर लिया है, कुछ जगह वो कह रहे हैं कि हमें शायद करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह की टाइपोलॉजीज़ हैं, सॉइल स्ट्रक्चर्स हैं, सॉइल टाइप्स हैं, एक्विफर टाइप हैं, और उसी तरह से वाटर अवेलेबिलिटी भी वेरी करती है। तो किस तरह से हम उसकी मैपिंग और बढ़ा सकते हैं, पब्लिक डोमेन में किस तरह का डेटा और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि लोकल लेवल पे भी अगर हम कम्युनिटी को इंगेज करना चाहते हैं तो उनकी भी डिसीजन मेकिंग उससे इम्प्रूव हो। तो ये इन्होंने हाईलाइट करने की यहाँ पर कोशिश करी है। अभी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें सारा कुछ रूरल एरियाज़ में ही करना है, राइट। अर्बन एरियाज़ में भी मतलब छोटे छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट इनका इम्पैक्ट शायद रूरल एरिया से भी ज़्यादा है, बोथ फॉर वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो थोड़ा उसको भी हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और इस दिशा में बढ़ते हुए मैं अरुंधति दास के पास जाना चाहूँगा। अरुंधति जी, KPMG काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्ट वर्क करता है, काफ़ी स्टेट में भी डायरेक्ट वर्क करता है। इनफैक्ट देर आर मैनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो कि आप सरकार के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अंदर भी बहुत काम किया जा रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे अमृत हो, या स्वच्छ भारत मिशन हो, लॉट ऑफ फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है, कि हमें अभी अपने जो घर हैं, जो लोग हैं, पहले उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर हम SDG 6.1 और 2 की बात करें तो वो सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपोनेंट है, बट हमें ये एश्योर करना है कि जो पानी है वो लगातार उपलब्ध रहे, जब हमें चाहिए तब मिले, और उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो। गिवन आपके एंगेजमेंट जो गवर्नमेंट के साथ हैं, आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैसे हम उन चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जो हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं वो हम अचीव कर पाएँ। अनु, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी हमारे जल प्रहरी बैठे हैं, ये सारा डिस्कशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके कोई भी सवाल हो आप उसको लिख लें, अभी जैसे ही आपको नितिन जी बताएंगे तो फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आप अपने सवाल लिख ज़रूर लें, अपना नाम लिख करके, और लास्ट में जब नितिन जी आपको बताएंगे तो आप अपने सवाल ज़रूर पूछें। प्लीज़ कैरी ऑन। Thank you. Thank you, Nitin. Am I audible? Yeah, okay, great. So thank you for the question, and thank you for giving me the opportunity to be on this fora and be able to share my point of view. So as you know and as you mentioned that KPMG is part of lot of central missions, and हम काफ़ी implement कर रहे हैं Ministry of जल शक्ति के साथ, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत ग्रामीण, इनफैक्ट सेंट्रल में भी हम लोग स्वच्छ भारत अर्बन एंड अमृत 2.0 पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी कैपिटल लगेगा, जो कि इन लास्ट 2 वर्जन्स में, इफ़ आई से वर्जन वेदर इट्स अमृत और अमृत 2.0, काफ़ी फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। बट एज यू राइटली मेंशन कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी सर्विसेज, whether it's quality of water and by the time it reaches the end user, it is there. I think a lot of focus and capital is also required in O&M. Because जैसे हम पानी की बात करते हैं, हम and ये बहुत ज़रूरी है, especially even the young warriors who are sitting with us, कि समझना कि water is and infrastructure is not just a टेक्निकल एरिया, राइट। हमें थोड़ा डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो वाटर सप्लाई जा रहा है, इसमें कहाँ कहाँ कंटेमिनेशन आ सकती हैं, ह्यूमन सेंट्रिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक, और वो कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो एक तो हमें
larger engineering se we need to move and understand ki communities capacity needs to be built as, and people need to kind of start looking at it as social engineering rather than just an engineering component. But coming back to the point that O&M एक important component हो जाता है, and going forward in all the missions, what the focus is towards sustainability as you were hinting towards. तो अब सारा impetus infrastructure creation से O&M and sustainability पे ही जा रहा है. That has been what ministries, respective ministries are now focusing. And so the next tranches of fundings and finance mobilization is also happening towards that. अभी बहुत जगहों पे इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ JJM में जल जीवन मिशन में स्टेट लेवल O&M पॉलिसीज़ आ गई हैं. Now this is something which has been a game changer, you can say, because states have now started focusing कि हम कैसे O&M करेंगे, हम उसके लिए budgeting कैसे होगी, कैसे पैसे आएंगे. And as we were all mentioning since we started, that community plays an important role. तो community-led O&M related models भी काफ़ी हैं, because funds are not just public finance or DFIs, because वो बड़े large infrastructure के लिए हैं, but छोटे infrastructure के लिए और let's say rural में और urban दोनों बहुत ही different in terms of size. So we need to understand कि जब हम infrastructure की बात करें, हम किस size की बात करें, तो एक typology is important. किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरह के इन्वेस्टर्स आएंगे, एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड रिक्वायर्ड. एट द सेम टाइम फॉर O&M, व्हाट इज द काइंड ऑफ फंड रिक्वायर्ड. यू टॉकिंग अबाउट अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, द O&M इज वेरी डिफरेंट. इफ यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी एट कम्युनिटी लेवल, कैन enabling the community will help them so that they can run it on their own. Sensitization is equally important, so that they know how to do it, because they're not engineers, so you need to kind of build their capacity. So one of the third component which is sometimes underplayed is capacity building and awareness. I think that is something हम लोग infrastructure create करते चले जाते हैं, but उसके आसपास उसके बारे में capacity build और awareness थोड़ा कम होता है creation. Not just of the engineers or people who are actually doing the work, but also people who are getting impacted. Water is a subject which is not like only people who are constructing it, it is people who are receiving it. So it's everyone's business actually. So that is something I think we need to also focus on. And that has been integral part of the missions. But as mentioned, that now the impetus is towards the O&M and sustainability, whether it's a source level and whether it's towards providing continuous supply. Thank you. थैंक यू सो मच अरुंधति. और देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, तो जो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है ना, वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं चाहिए, वो हमें अर्बन एरियाज़ में भी चाहिए, राइट. एंड जैसे कि हमने ये वार्तालाप शुरू करने से पहले एम्फसाइज़ किया था कि एक तो है इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें चाहिए O&M के लिए. तो ये एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट हो जाता है जब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं. और अगेन आई विल लाइक टू गो बैक कि मॉर्निंग में जो हमने डिस्कस किया था कि हमें ऐसा लगता है कि वाटर जो है हमें फ्री मिलना चाहिए, ठीक है. तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम चाहते हैं कि पानी हमें फ्री में मिले तो ठीक है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप अपनी भागीदारी दिखाइए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सरकार को या किसी भी प्राइवेट प्लेयर को हमें उतना पैसा देना पड़ेगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा. और ये जो ये बिहेवियर चीज़ है ये अभी भारतवर्ष में थोड़ी कम है. तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे पानी के बारे में जानकारी बढ़ेगी, उसके बारे में ये पता चलेगा कि कौन से आने वाले साल में हमें पानी मिलेगा ही नहीं, किसी जगह में पानी मिलेगा ही नहीं, या बारिश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. ये भी होगा क्लाइमेट चेंज के चलते. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लेवल पर जो करना चाहिए उसके लिए भी हमें विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच अरुंधति फॉर हाईलाइटिंग दिस. नाउ आई मूव टू डॉक्टर विक्टर शिंदे. सो विक्टर वर्क्स विद NIUA. विक्टर, आपने सुना कि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है,
O&M की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ की बात करूं, जहां पर पानी की बहुत समस्या है, राइट, इंक्रीजिंगली हम पानी बाहर से ला रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, पानी सिटी के बाहर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रूरल का पानी जो है वो अर्बन में जा रहा है। बट सिटी के अंदर अगर हम लॉसेस को देखें तो जो कन्वेंस लॉसेस होते हैं या पानी की चोरी अगर कहीं हो गई, आज भी 50 से 60% पानी जो सप्लाई होता है वो ऐसे लॉस्ट हो जाता है कुछ कुछ शहरों के अंदर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ शहरों में इतना लॉस हो रहा है और वो पानी हम बाहर से मंगवा रहे हैं जिसके लिए एक अलग इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो विक्टर, अगर ये सब हम साथ में देखें तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में ये शहर जो हैं ये और इन्वेस्टमेंट करके बाहर से पानी लाते रहेंगे, या शहर के अंदर भी कुछ इंटरवेंशन हम कर सकते हैं जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो? क्या हम नदियों का पानी और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ग्राउंड वाटर को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा आप अगर अपने विचार शेयर करेंगे तो शायद जो हमारी ऑडियंस है उनको काफ़ी लाभ होगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच नितिन। तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक अमेय जी, वेरेवर ही इज़, अनिल जी, कि हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को यहाँ पे बुलाया, जो हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। सो वी आर द थिंक टैंक फॉर इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इंडिया में कुछ 4,900 और सिटीज़ हैं। सो हमारा जो मैंडेट है इज़ टू हेल्प दी सिटीज़ मूव अप द डेवलपमेंट लैडर, लेकिन एक सस्टेनेबल फैशन में, एक सस्टेनेबल मैनर में, राइट। सो आई थिंक नितिन ने जो सवाल पूछा, दैट इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, बिकॉज जस्ट पिछले साल, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर, हाँ पिछले साल जब बैंगलोर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था वाटर स्कैर्सिटी का, सो हमको बुलाया गया था एंड वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टडी। सो तब ये निकल के आया कि बैंगलोर जो पानी ले रहा है दैट्स ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर दूर से वो ले रहे हैं कावेरी रिवर से। बैंगलोर इज़ नॉट द ओनली एग्जाम्पल, इवन हैदराबाद को अगर आप देखें वो भी 108 किलोमीटर अकम्पली रिजर्वायर है, वहाँ से वो पानी उठाते हैं। जस्ट 3 months ago मैं एक छोटे शहर में, वेल नॉट मे बी छोटे बट एक मीडियम साइज टाउन सोलापुर, तो मैं एक्चुअली सोलापुर का हूँ, सो वहाँ पे गया था एक स्टडी करने के लिए एंड वी इंटरेक्टेड विद द कमिश्नर्स एंड जितने भी लोग वहाँ पे थे। मिड साइज टाउन्स ऑल्सो नाउ 89 किलोमीटर्स, एक उजनी डैम है, वहाँ से वो अरेंजमेंट कर रहे हैं पानी लेने के लिए, राइट। सो ये जितना हम दूर जा रहे हैं दैट इज़ नॉट रियली अ सस्टेनेबल मॉडल, ओके। एंड आई थिंक नितिन वाज बैंग ऑन जब उसने कहा कि हमको इंटरनली हमको कुछ देखना है, वी नीड टू लुक एट सिटीज़ की, सिटी के अंदर हम उसको कैसे मैनेज कर सकें। सो पिछले साल मैंने वर्ल्ड वाटर डे पे एक आर्टिकल लिखा था मेरे डायरेक्टर के साथ, और हमने एक 3 चीज़ें हाईलाइट की। सो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, इसके पहले मैं बाहर अन्य देशों में काम करता था, ओके। सो आई कैन कैटेगोरिकली से लाइक एक 3 चीज़ें हमको बहुत अर्जेंटली करनी है सिटीज़ में। सबसे पहले तो वी विल हैव टू रीयूज़ अ लॉट ऑफ आवर वेस्ट वाटर। आई थिंक कीनोट स्पीच में जो अर्चना जी ने कहा था, आई थिंक शी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम कभी कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम करते हैं, जल प्रहरी बहुत करते हैं, दिस इज़ अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब बारिश होती है तब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। बट वेस्ट वाटर जो है और यूज्ड वाटर, अभी आजकल उसको हम उस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, that is available for the entire year. So that is pretty much a new source of water. So I think हमारी जो investments हैं, and I'm so glad कि हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं थ्रू द अमृत schemes, so on and so forth, right? So that is one. I think that big time use of treated wastewater needs to be scaled up. I mean there is no other way we can do it. दूसरी जो बात है, भूजल की भी क्योंकि बात हुई थी, बहुत से शहरों में भी ये एक फिनोमेना है कि हम डीपर एक्विफर्स में और नीचे जाके खोद के वहाँ से पानी उठा रहे हैं, राइट। उसके कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे उतना पानी ज़्यादा प्योर होगा, उसको ट्रीटमेंट कम करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डीपर एक्विफर्स को रिचार्ज करने में सालों साल लग जाते हैं, sometimes even thousands of years, So we need to make that shift from deeper aquifers
to shallow aquifers. Because shallow aquifers जो होते हैं, ये relatively एक unconfined aquifers बोलते हैं, so इसको थोड़ा बहुत maybe around 8 to 10 meters पे आपको ये available होते हैं. ये 2-3 दिन में, with every monsoon it gets recharged, right? So अमृत के अंदर there is a new program जो हमने अभी introduce किया है, we are now starting. This is purely on reviving shallow aquifers in Indian cities. तो अभी 75 cities में हम काम कर रहे हैं with the sole intent of how to make that shift, from deeper aquifers to shallow aquifers. हालांकि shallow aquifers में भी बहुत issues हैं, it's not that it's straightforward. Quality के issues आती हैं because deeper में filtration ज़्यादा हो जाता है. But with all these checks and balances, I think that is the way forward. We will need to now look at how to revive our shallow aquifers. And the third thing I'd like to emphasize on, और ये मेरे ख्याल से इस audience के लिए बहुत ही relevant होगा, is the involvement, to make water management a people's movement. और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल देखिए जिन्होंने एक स्विच किया है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ऑस्ट्रेलिया का है. ऑस्ट्रेलिया में 1990s में एक बहुत बड़ा ड्राउट आया था, उसको ग्रेट मिलेनियम ड्राउट कहते हैं. उसके पहले उनका पर कैपिटा वाटर डिमांड वो समवेयर अराउंड 300 LPCD, 250 to 300 के आसपास. उस ड्राउट के बाद दे एक्चुअली ब्रॉट इट डाउन टू 100 LPCD. एंड वो केवल और केवल सिटीजन मूवमेंट के बाद और ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन मूवमेंट वो कर पाए उसको, राइट. सो देयर वाज अ कंटिन्यूस कैंपेन जो उन्होंने 3-4 साल के लिए किया, एंड दे गॉट सिटीजन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मूवमेंट, राइट. सिंगापुर का भी बहुत लोग एग्जांपल देते हैं. मैं वहाँ की जब उनके ऑफिसर से जब मिला था तो मेरा उनसे यही प्रश्न रहा था कि बिकॉज सिंगापुर आपको मालूम ही होगा कि वो लोग ट्रीटेड यूज्ड वाटर को पोर्टेबल वाटर जैसे यूज़ करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़, 2 ही कंट्रीज़ हैं दुनिया में, एक वो है, एक नमीबिया है. एंड उनके साथ जब हमारी डिस्कशंस हुई, इट इमर्ज्ड कि इवन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैट स्कीम उनका एक 7 साल का कैंपेन रहा. उन्होंने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया उसको, बिकॉज पीपल विल नॉट एग्री टू दैट. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू समटाइम्स एग्री. उनको कंडीशनिंग होती है, राइट. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू डू इन इंडिया टू मेक water management a people's movement. So 3 years ago I was in हम लोग दिल्ली का मास्टर प्लान बना रहे थे. So मेरी संस्था मास्टर प्लान दिल्ली का बना रही थी, तो हम लॉस एंजलिस गए थे वहाँ के प्लानर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. एंड व्हाट वी रियलाइज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि लॉस एंजलिस में केवल 120 मिलीमीटर रेनफॉल होता है, बट स्टिल उन्होंने बिग टाइम इन्वेस्टमेंट्स की हैं स्टॉर्म वाटर कैप्चर करने में, राइट. सो एवरी ड्रॉप मैटर्स, राइट. सो वेरी ऑफ्टन, और ये मेरा बहुत I genuinely believe this, कि जैसे बोलते हैं कि necessity is the mother of invention, sometimes crisis is the driver for transformation. Okay, all these cities have actually shown that, whenever there's a crisis, it actually results in some, if you take it the right way, it results in some transformation. और मेरे ख्याल से इंडिया में अभी हमारे शहरों में crisis की उतनी कमी नहीं है, right? So we have a plethora of that, and it's a very apt time for us कि हम इस crisis को opportunities में convert कर सकें. And I personally बहुत optimistic हूँ कि हो सकता है, and especially आप लोगों का अगर साथ हो, जल प्रहरीज, गंगा प्रहरीज, आपका एक parallel movement even गंगा बेसिन में है, उनको गंगा प्रहरीज कहते हैं. So with the involvement of communities, with the involvement of local people, I really think कि हमारा जो उद्देश्य है, objective है, to make India water secure, we can certainly do that. Yeah. Let's stop here, Nitin. Thank you, Victor. देखिए, ये जो आप सुन रहे हैं ना यहाँ पर, ये बहुत ही रिच एक्सपीरियंस से आ रहा है, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से मुझे है कि मैं थोड़ा सेशन को कम टाइम कर दूँ, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है ये. एक तो ऐसे एक्सपर्ट ये लेके आते हैं जो कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे मुश्किल काम मुझे दे देते हैं कि मैं उन्हें कट डाउन करूँ. सो next time I have to think how I should be accepting your offer of moderating a session. Believe me, it's very difficult to know what each person is doing and then to ask a relevant question and also knitting the dots. It's not easy. तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट बारे में हम बात करेंगे इसके लिए. अच्छा, ये बताइए, नेक्स्ट टाइम मॉडरेटर नितिन चाहिए? पहले बताओ, चाहिए? बच्चों बोलो चाहिए. हाँ, अभी से तय हो गया, फाइनल. ओके, प्रोफेसर रेमंड, आई नो कि नितिन, मैं एक सेकंड आपका ले लूँगा. आप ही को दे रहा हूँ. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. तो प्रोफेसर रेमंड, आपसे 2 मिनट हम लेना चाहेंगे, उसके बाद फ्लोर विल बी योर्स. नितिन जी शायद
जाना हाँ, चाहते हैं, जी, उनका जी। कुछ मीटिंग है, तो हाँ, अनिल जी आपको मैं मंच देना चाहूँगा, आप शायद फेलिसिटेट करना चाहेंगे। देखिए, वन नितिन इज़ वेरी केयरिंग अबाउट सेकंड, अनदर नितिन, वेरी गुड। नितिन जी प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाईपी सिंह जी, ऑल इंडिया नर्सरी एसोसिएशन से हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और हमारे ग्रीन पार्टनर हैं, एंड इनको एक प्रतीक चिन्ह दे करके उनको सम्मानित करेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्रतीक चिन्ह लेकर आए। मैं वाईपी सिंह जी ऑल इंडिया नर्सरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक शॉल और मोमेंटो दें उनको। थैंक यू नितिन भाऊ, आप आए और हमने बहुत कुछ आपसे सुना और सीखा। Now please continue. Thank you so much. Thank you so much. Professor Raymond, again coming back to you. देखिए, एक चीज़ हम सब पैनलिस्ट ने डिस्कस करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी हमने, एंड लार्जली वी हैव स्पोकन अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कि वाई वाटर क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको उपलब्ध होना क्यों ज़रूरी है, वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्विफर मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, रीयूज़ की हमने बात करी, हमने ये भी बात करी कि कैसे पानी का बचाव करना चाहिए। एक चीज़ जो हमने शायद कम बात करी है वो है वाटर क्वालिटी के ऊपर, एंड आपको ये भी पता है कि वाटर क्वालिटी अच्छा होना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हमारी जनसंख्या हो, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे जो जानवर किसी जल स्रोत पे डिपेंडेंट होते हैं, हर जगह हमें वाटर क्वालिटी जो है वो अच्छी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या समस्या है कि हमारे जो स्रोत हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे, एंड इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी आई थिंक हमारे आगे नमामि गंगे प्रोग्राम है जहाँ पर बहुत ही कमेंडेबल काम किया गया है गंगा के ऊपर। लेकिन अगर हम और नदियों को देखें या उन स्रोतों को देखें जो नदियों से नहीं जुड़े हुए हैं, तालाब हो गए, लेक्स हो गई, या फिर जो वेटलैंड सिस्टम हमारे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली या तो वो वैनिश होते जा रहे हैं। अभी दिल्ली बेंगलुरु की बात करें तो मोर देन 50% वाटर बॉडीज हैज वैनिश्ड, वी डोंट फाइंड देम, और काफ़ी प्रदूषित भी हो रही हैं। तो क्या क्या इसके अंदर बैरियर है कि हम इनको रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, दो हम इन्वेस्टमेंट्स और प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनके लिए। तो आपके थोड़े रिफ्लेक्शंस इस पे शायद ऑडियंस को काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। नमस्कार, मी पुण्यातला एक मास्टर बीइंग इन महाराष्ट्र सदन. तो thank you sir for having me here, and I am basically a teacher, and I cannot sit and speak obviously. So I have come to the stage and I will not take more than 4 minutes of time because we are down on time. The youngest country in the world is the most polluted country in the world. That's a legacy. That's a legacy that all of us have inherited. Be it plastic, be it insecticides, pesticides, you name the pollutant, and basically it's available in India. In the past 70 years, the greatest gift that any government has given to its people, it is the new education policy. And the new education policy is a way to reach out. यहाँ पे बहुत दिग्गज है, सब निनाद बोधनकर सर है, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली पानी और मिट्टी से अपना हाथ भर चुके हैं, लेकिन हम आगे की पीढ़ी को क्या देंगे?
Sirif pollution. Delhi is one of the greatest polluted cities in the world. That's probably for every small town, village. And therefore, in the new education policy, the education policy needs to incorporate and give a hand in terms of educating the next generation, and also in terms of hand-holding all of these water crusaders and basically the jal prairies. अभी शिंदे जी ने बताया कि वो उजनी का पानी पीते हैं. Ujni, the lake is actually polluted. There is a change that is happening in Ujni, and we are documenting it. Ujni has pesticides, it has mercury, it has arsenic, lead, and if Solapur is drinking water from Ujni, then God help us. So what is the solution? The solution is one, education of the public. For example, we are talking about climate change. What is climate change? Climate change means latitudinal shifts. यानी अगर केरला में 3000 मिलीमीटर बारिश गिरता है तो आज के दिन में 6000 गिर रहा है. अगर राजस्थान में 130 मिलीमीटर जैसलमेर में गिरता है तो आज 700 मिलीमीटर. डेजर्ट कहाँ जाता है? पंजाब में जाता है. और यहाँ पे कुछ भाई आए हैं लद्दाख से, सिक्किम से. तो climate change actually changes the amount of rainfall, and what rainfall does is wash away our sins. And that all happens in the water. So what we need to do is increase awareness and testing. Take for example, which is the rainiest place in the world? Any of the student can answer that? The rainiest place in the world, please? Yeah, that's history. Mohsin Ram receives water by tanker by December, right? And so it is actually from the past 5 years, Mahabaleshwar is receiving more rainfall. And therefore our golden quadrangle gets submerged. Ichalkaranji, Koina, these areas get submerged annually. And therefore it's a question of creating awareness. Sir said that we need to do rainwater harvesting. If you do rainwater harvesting in Delhi, for example, you would add lead into the aquifer system, and that lead would live for millions and millions of years. The farmer is fed with pesticides, plastics. You are ingesting, imagine a newborn baby, breastfeeding baby, has microplastics in the milk. And yet we talk about mulching. Yet we talk about getting plastic into our agricultural systems. The grapes that we eat, the mangoes that we eat, everything is polluted. And therefore, what we are doing is actually getting awareness and education and also testing. So in the coming years, Pune University will have a Center for Earth and Climate Change, where we have already set up labs for soil and water testing. We will be hand-holding our thing. We are also part of the Nadi Jod Prakalp and other initiative taken by many people. Lastly, without taking too much of time, I am happy to be a teacher, and one of our students, Subhash Dhakal from Pune University, is receiving the award. It's just a coincidence that I am here. And that is the gift that students give to their teachers. And therefore, I am associated with EC-Mode and with the government of Sikkim in spring shed development. We are doing isotopic and trace element analysis. Hey sagla je hai, all this sounds very, very fancy. All of this sounds very futuristic. But yes, in Maharashtra, we have begun the movement. Sir, it is a very good occasion to say that we have started
just yesterday we inaugurated the Savitri Bai Phule River Club, in which our students, about 7,000 students, will be joining in the water crusade of this country. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट. आई थिंक जो इंसाइट्स उन्होंने शेयर करे हैं ये आप लोग अपने साथ लेना चाहेंगे, और अभी जब भी ब्रेक होता है तो आप इनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस लेने का, एंड वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेशन. सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड होप इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन. सो थैंक यू अगेन. या थैंक यू नितिन जी. मैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएँ और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको एक प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित करें, और उनकी मदद के लिए उमाशंकर पांडे जी भी आ जाएं. और हमारे यहाँ पर सबसे युवा IAS साथी हैं अभिनव जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आ जाएं, इनको एक प्रतीक चिन्ह हमारी तरफ से दे करके विदा करें. मैं चाहता हूँ कि हमें